रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले अपने तमाम सहाफ़ी बिरादरी और मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग टाइम निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। आज ये जो हंगामी तौर पे इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है, ये किसी अपने आइंदा के सियासी मकासद का नहीं है, उस लिए नहीं की गई। बेसिकली ये जिन हालात से हमारा मुल्क इस वक्त गुज़र रहा है, उनके बारे में मैं अपना इज़हार ख्याल करूँगा। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाऊँ, मैं पहले अपना आप तमाम हज़रात से तारुफ़ करवाना चाहूँगा। मेरा नाम मलिक एतबार ख़ान है। मैं साबका दौर में MNA था, उससे पहले मैं MPA था। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि मैंने जो अमली तौर पे अपनी सर्विस का आगाज़ किया था वो पाक फ़ौज थी। फ़ौज में मैंने सर्विस की और उसके बाद फिर मैं सिविल में भी मुझे एज़ाज़ मिला नौकरी करने का, और उसके बाद वालिद साहब की वफ़ात के बाद मुझे इसमें आना पड़ा सियासत में अमली तौर पे। पहले दौर में मैं MPA के लिए कॉन्टेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ, और उसके बाद मैंने MNA शिप के लिए कॉन्टेस्ट किया, वो भी अल्लाह ताला ने कामयाब किया। और इस दफ़े मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। तो बहरहाल इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरा इलाके से या इलाके की आवाम से मेरा कोई फ़ासला बढ़ गया है या कोई फ़ासला रख लिया गया है। मैं थोड़ा सा अपने ख़ानदान का पस मंज़र आपको देना चाहूँगा कि मेरे वालिद मरहूम जनाब मलिक अल-अय्यार ख़ान अमली तौर पे 1946 से सियासत में रहे और आखिर दम तक वो कि मेरे ख़ानदान का इस इलाके की धरती से, इस इलाके की आवाम से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। आबाओ अजदाद से हमारा ताल्लुक़ चला आ रहा है। ये एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं। हम चाहे इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, हमेशा मेरे ख़ानदान ने अपने इलाके की बेहतरी के लिए, अपनी आवाम के लिए हमेशा कोशां रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जितने भी तरक्याती काम हुए हैं, या मेरे वालिद मरहूम के दौर में हुए हैं, या मेरे चचा अल्लाह उनको सलामत रखे उनकी बदौलत हुए हैं, या फिर आगे मैंने करवाए हैं, मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है। और अब भी मुझे अपनी इस पाक धरती का फ़ख्र है। बल्कि पूरा मैं कहूँगा कि सिर्फ़ एक मैं अपने हल्के की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे ज़िला अटक की बात करूँगा, जो कि हमेशा से ये एक बड़ा जाना पहचाना और फ़ौज के बड़े नामी ग्रामी डिफेंस फोर्सेस में ख़ास तौर पे इस इलाके की बड़ी शमूलियत रही। मेरे अपने सक्के चचा भी 65 की जंग में मेजर थे, वो शहीद हुए, मेजर मलिक सुल्तान। इसी तरह मैं अगर चलता जाऊं तो यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर होगा इस पूरे ज़िले में कि जिसमें हर आदमी, हर दूसरा शख्स या तीसरा शख्स आर्मी से मुंसलिक ना हो, शायद ही कोई घर हो।
तो इसलिए हमारा बुनियादी तौर पे, बल्कि ये भी मैं कहूँगा कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट अटक ही नहीं बल्कि पूरा पोटवार का खिता जो है ये हमेशा से ये फीडिंग ग्राउंड रहा है आर्म फोर्सेस के लिए। और मैं ये भी बड़ी फ़ख्र से कहूँगा कि यहाँ इस धरती ने बड़े बड़े जर्नैल, बड़े बड़े हमारे एयर चीफ, वो यहाँ से उनका ताल्लुक़ भी इसी धरती से रहा है। तो आज जैसे मैंने पहले कहा कि मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि आज ये जो हंगामी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ आजकल की जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उस ज़िमन में है। मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि जब से पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया है, जिन हालात का सामना आज इस कौम को और इस मुल्क को है वो शायद इससे पहले कभी भी नहीं था, किसी मौके पे भी। हमारे जितने भी इदारे हैं उनका हमेशा से एक अहम किरदार रहा है और इदारों की बदौलत ही आज ये मुल्क कायम दायम है और इंशाल्लाह ये मुल्क कायम दायम रहेगा। हमें अपने इदारों पे फ़ख्र है और फ़ख्र होना चाहिए। जो नादां दोस्त अगर किसी को इदारे की ऊपर तनकीद करते हैं तो मेरे ख़्याल में वो हक़ बजानिब नहीं है, वो मुनासिब नहीं है। इदारों से मुराद चाहे पार्लियामेंट है, चाहे जुडिशरी है, चाहे आर्म फोर्सेस हैं या इंतज़ामिया, जो भी इदारे हैं ये हमारी शह रग की मानद हैं इस मुल्क और इस कौम के लिए। हाँ, अगर किसी को कोई इतराज़ है, कहीं भी कोई इख्लाफ होता है तो ज़रूर निशानदेही करनी चाहिए, अपोजिशन का हक़ है। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ एक रुझान बन गया है, एक रिवाज बन गया है कि हम तनकीद बराए तनकीद को तरजीह देते हैं। तनकीद आप ज़रूर करें, इदारों पे ना करें खुदारा, क्योंकि ये इदारे हैं तो ये मुल्क और ये कौम बाकी है। अगर खुदा ना खास्ता इनमें से कोई एक इदारा भी, और बिलखसूस हमारी पाक फ़ौज, चूँकि मेरा अपना ताल्लुक़ भी इस पाक फ़ौज से है, वो कुछ अनासर लाइल्मी की या नासमझी की वजह से उनमें डंड डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी आवाम कभी भी ये कबूल नहीं करेगी। और इस वक्त हमारा मुल्क ये इदारों की जो छानबीन है या इदारों के ऊपर जो तनकीद है और जो कि बेजा तनकीद है उनके ऊपर जो है इसके लिए हमारा मुल्क इस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकता। बाकी अगर देखा जाए तो हमारी पाक फ़ौज का मैं ज़िक्र करूँगा बिलखसूस कि चाहे कोई भी मौसमी आफत हो, मौसमी हालात हों, चाहे कोई वबा फैले जैसे कोरोना का था, कोई और बीमारी आए, ज़ल्ज़ला आए, सैलाब आए, दहशतगर्दी की कोई वाक़या रुनुमा हो, तो पेश जो एक इदारा होता है सबसे आगे वो हमारी पाक फ़ौज है। और आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अगर अपनी फ़ौज को ही निशाना अपना बना लें
मकासद कुछ और हो तो मेरे ख़्याल में ये जायज़ नहीं होगा। आपके सामने है कि शुरू से 48 से हमारी इंडिया के साथ चपले शुरू हो गई थी। 48 में फिर उसके बाद चपलिश रही 65 और 65 में आपको पता है कि जो कुछ हुआ आपकी याद में भी होगा, जो माशाल्लाह पुराने दोस्त हैं उनको याद होगा। 65 में भी हमारी फ़ौज ने भारत का मुकाबला किया और फिर 71 में भी, और अब भी उसके बाद भी कई झड़पें हुई, कई मौक़े ऐसे आए कि हमारी फ़ौज को बदस्तूर महाजों पर रहना पड़ा है और पड़ रहा है। अब भी इस वक्त भी हमारी मशरिक़ और मगरिब की सरहदें जो हैं बेकार है, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है जान का नजराना देने की यही फ़ौज देती है। जहाँ भी कोई ऐसी आसमानी आफत आ जाए यही फ़ौज पेश होती है। तो लिहाजा मैं तमाम हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा इदारों को तनकीद ना बनाएं। हाँ, अगर इख्लाफ है अपोजिशन को तो आप बड़े शौक़ से इश्यूज़ के ऊपर बात करें। हमारे और बेतहाशा इश्यूज़ हैं इस वक्त, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है। हमें उन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन आपने भी सुना होगा, आपसे बेहतर और कौन जानता होगा और आपसे बेहतर कौन समझता होगा, जो हज़रात बिलखसूस मीडिया से ताल्लुक़ है जिनका, कि जब से ये PDM वजूद में आई है महंगाई के ऊपर कोई नहीं बात करने को तैयार, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करने को कोई नहीं तैयार, या बाकी जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करने को कोई नहीं तैयार। तो ज़्यादा एम्फेसिस जो है, ज़्यादा जो ज़ोर है वो हमारे जो जितने भी इदारे हैं और बिलखसूस आर्म फोर्सेस उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये हमारी आवाम कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी, ना किया है, ना कर रही है और ना ही इंशाअल्लाह आइंदा ये करेगी। बाकी सियासत हर शख्स का सियासी लिहाज से हर पार्टी का अपना एक मंशूर है, ठीक है आप करें जी बिस्मिल्लाह। लेकिन किसी इदारों को, और बिलखसूस ऐसे इदारे जो आपके जीने मरने का आपका जिनके साथ साथ है, दिन हो रात हो, वो आपकी खिदमत के लिए, इलाके की खिदमत के लिए, आपके दिफा के लिए वो हर दम तैयार है। तो उन्हीं को अगर हम निशाना बनाएंगे तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा, और ये हमारी आवाम भी इसको कबूल नहीं करेगी, और यकीनन ये काबिल मज़म्मत है। दूसरी चीज़ मैं थोड़ा सा और भी इस चीज़ के ऊपर रोशनी डाल दूँगा कि हमारा इस वक्त कश्मीर जो है, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, वो शुरू से 47 से कश्मीर में का एक इशू रहा है। जो भी वजूहात थी मैं उन पर नहीं जाऊँगा, लेकिन अब इस वक्त जो कश्मीर में हालात बने हुए हैं, जो मुसलमानों का बेजा कत्ल हो रहा है और जो उनके अज़ाम हैं इंडिया के, उनको हमने काउंटर करना है, और वो हम काउंटर हमारी पाक फ़ौज ही कर सकती है। और उसके लिए हमारी पाक फ़ौज वहाँ बैठी हुई है, बॉर्डर्स के ऊपर मौजूद है। फिर उससे हट के मैं ये भी कहते चलूँ कि हमारी जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है, हमारी वो शहर रग है, उसके बगैर जीना मरना हमारा उसके ऊपर मुनहसर है। आपकी जो सी पैक गुजर रही है वो भी नॉर्दर्न एरिया से गुजर रही है। तो लिहाजा हम किसी वक्त भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम जो है अपने ऐसे इदारों को तनकीद का निशाना बनाएं। और
उनको कमज़ोर करें। अवाम, कोई भी मुल्क हो, दुनिया में आप कोई मुल्क भी ले लें, उसकी जो अफवाज है, चाहे एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, वो अवाम की सर के ऊपर, अवाम के तावन की वजह से, अवाम के एतमाद की बदौलत ही वो आगे बढ़ सकते हैं और अपने मकासद में वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये मैं उन हज़रात पे छोड़ता हूँ जो ये समझते हैं कि जी कि हमारे ये इदारे अगर कमज़ोर होंगे तो हमारी दुकान चमकेगी। ये मेरे ख़्याल में ना अवाम को ये ज़ेब देता है और ना ही अवाम ये बर्दाश्त करेगी। इसके अलावा जो को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है और कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं ऑपोजिशन की तरफ से जो कि उनके मकासद कुछ और होते हैं, वो कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन उनको आजकल बदकिस्मती से मौजू जो है उनका वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अपोजिशन है। वो गवर्नमेंट की वर्जन या हमारे आर्म फोर्सेस की वर्जन सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसका जो है हमने जवाब इसी सूरत में हम दे सकते हैं कि हम अपने इदारों को मजबूत करें, इदारों के साथ खड़े रहें, ताकि जो हमारे दुश्मन हैं बिलखसूस इंडिया, उनको एहसास दिलाएं। उसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया में भी बड़ा अहम अपना किरदार अदा करना है। मीडिया के ऊपर भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी आर्म फोर्सेस के ऊपर है, जितनी आवाम के ऊपर है। मीडिया ने ही आवाम का मोराल, पाक फ़ौज का मोराल बुलंद करना है। और मेरी आप हजरात से तमाम से भी ये गुजारिश होगी, गो अभी तक ऐसी कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन खुदारा अगर तनकीद करनी है किसी इदारे पे, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मुस्बत करें। और जो हमारे इश्यूज़ हैं, अब बहुत सी चीज़ें जो हैं आर्म फोर्सेस में ऊपर क्या हो रहा है, आर्म फोर्सेस की लेटेस्ट उनकी टेक्नोलॉजीज़ क्या हमारे पास आ गई हैं। बहुत सी चीज़ें हमें आम आदमी को नहीं पता, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अपने इदारों को न जानते हुए कि वहाँ हमें क्या क्या इदारों को परफॉर्मेंस, उनको अपना जो रोल है अदा करने में उनको क्या क्या मुश्किलात आती हैं, क्या क्या हमारी ज़रूरियात हैं, वो ही बता सकते हैं। ना मैं बता सकता हूँ इस वक्त, ना आप में से कोई बता सकता है आवाम में से। तो लिहाजा ये जानने के लिए कि जी वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, वो मेरे ख़्याल में वो मेरे आपका काम नहीं है। हमारा काम है उनके शाना बशाना उनके साथ खड़े रहें, उनका मोराल बुलंद करें, और इसी के ऊपर हमारी जो है, बल्कि पूरी तमाम दुनिया की जितने भी ममालिक हैं उनकी अफवाज जो है इसी के ऊपर वो लड़ती भी हैं और अपने जो मकासद हैं वो भी हासिल करती हैं। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारा इलाका जो है, और बिलखसूस पूरा पोठवार जो है, ये हमेशा से फीडिंग ग्राउंड रहा है आर्म फोर्सेस के लिए, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयर फोर्स हो। हमेशा हमारे एयर मार्शल नूर खान, कौन नहीं जानता, उनका भी ताल्लुक़ तमन से था। किसी ज़माने में एक ज़माना था जब तहसील तलगंग ज़िला अटक का हिस्सा थी। बाकी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जनरल सरफराज, जनरल शरीफ, बड़े बड़े नाम, तो उनका ताल्लुक़ पिंडी गेब से रहा है, वो भी ज़िला अटक को शर्फ हासिल है। और इस वक्त भी मौजूदा भी हमारी जितनी भी सीनियर पोस्ट हैं, बहुत से हमारे अफसरान अल्हम्दुलिल्लाह जनरल लेवल के, उनका भी ताल्लुक़ एक नहायत ही पसमानदा इलाका तहसील जंड से उनका भी ताल्लुक़ है। और मुझे ये खुशी होती है और मुझे फ़ख्र भी महसूस होता है कि हमारे इस धरती ने, हमारे इस इलाके ने इतने जनरल्स पैदा किए हैं
कि यकीनन मैं ये वसूख से कहूँगा कि शायद किसी और इलाके के इतने ऑफिसर्स जो इस वक्त आर्म फोर्सेस में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, शायद ही किसी और इलाके से इतने हों। तो हमें इस चीज़ का फ़ख्र है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम व दायम रखे, अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह इस कौम को सलामत रखे। और इसके साथ ही मैं आपका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से भी है या छोड़ चुके हैं आप? जी, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है। मेरे वालिद मरहूम का ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग से था। उस वक्त ना नून थी, ना मीन थी, ना शीन थी, कोई भी नहीं थी। अगर पीछे आप लोग बैठ जाए तो पीछे भी साथ में बैठे। जी, आपने मुस्लिम लीग का कहा तो आप मुस्लिम लीग नवाज में सर नून से ताल्लुक है? जी, मेरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग से। सर, आप इस वक्त नवाज शरीफ के बयानिए को इंडोर कर रहे हैं जहाँ आप उसके खिलाफ हैं? जो नवाज शरीफ साहब बयान दे रहे हैं, आप उसको ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? जी, मैं तो बिल्कुल गलत कहूँगा। अय्याज साहब के जो अभी बयान है उसके किस नज़र से देखते हैं? जी, मैंने सुना नहीं है, खुद कह रहे हैं, लेकिन गालिबन अय्याज सादिक साहब को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। उनका गालिबन जो मैं सुनने को मिला है, मैं नहीं समझता कि अय्याज सादिक साहब ने जो कुछ पेश किया जा रहा है उस सेंस में बात की हो। अब क्या उन्होंने की है, मुझे हकीकत में मैं आपसे बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि मैंने नहीं सुना, लेकिन जो मीडिया के थ्रू मुझे समझ आ रही है या जो पढ़ रहा हूँ, तो वो मेरे ख्याल में वो जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर डायरेक्ट उन्होंने निशाना बनाया है तनकीद का, तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है। मलिक साहब ने बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरा और भी बहुत से खड़े, आपने आपके सदीक़े के हवाले से कोई बात नहीं की। उसके बाद जो फ्रांस के भी खाकी शाही वो नहीं की और अपने इलाके पे आपने नज़र नहीं डाली, वहाँ पे क्या काम हुए क्या नहीं हुए आपके दौर में जो गुजरा है? जी, मैं अभी अगर काम गिनवाना शुरू कर दूँ तो वो बुनियादी तौर पे मेरा मकसद नहीं था उस ज़मन में ये कॉन्फ्रेंस करने का। वो कई दफ़े उस मौजू के ऊपर पहले कई दफ़े बात हो चुकी है। बहरहाल जो मेरे भाई तहसील जंग से जिनका ताल्लुक़ है, साफ़ी हज़रात ही, वो आपको ज़्यादा, मैं अगर अपने मुंह से बताऊं तो वो बेहतर होगा कि वो उनसे आप पूछे, बजाय इसके कि मैं अपने मुंह से खुद बोलूं। मलिक साहब, मैं एक अर्ज़ करूँ जी, जो बयान था अय्याज सादिक साहब का, वो अभिनंदन के हवाले से था कि जब वो देने लगे तो जो वज़ीर दिफा हमारे, उनकी टांगें काँप रही थी, उनकी टांगें काँप रही थी। वज़ीर दिफा, वज़ीर खारजा की अच्छा सर, मेरी अर्ज़ सुने। अच्छा, इस बयान को जो भारत है उसने अपने जो टीवी चैनल है उनकी हेडलाइन बना दिया, तो सर क्या इस तरह का बयान इतने पुराने जो सियासतदान हैं उनको देना चाहिए? इस तरह की बात? जी नहीं, मैं तो इसकी तायद नहीं करूँगा। अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया है तो, अगर ऐसा बयान दिया है तो मैं इसकी बिल्कुल तायद नहीं करूँगा। इंडिया उस बयान को बार बार चला रहा है टीवी पे, आप कह रहे हैं तो वो फिर इंडिया वाले ही बता सकते हैं, वो तो दुश्मन है हमारे, वो तो करेंगे। वो तो आप बड़ा अरसा मुस्लिम लीग नून के साथ आप वाबस्ता रहे जी, मैंने भी आप उन्हीं के टिकट पर बनते रहे जी जी, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को आप बहुत करीब से जानते हैं जी। लंदन में बैठकर जिस किस्म की वो सियासत कर रहे हैं, क्या उसकी वो आपको कैसी लग रही है? वो अल्ताफ हुसैन और उनके में क्या फ़र्क सर रहा? जी, अब मैं मेरे कहने के ऊपर तो ना वो कोई स्टेटमेंट देंगे और ना ही कोई उसके ऊपर वो इनकार करेंगे। उनका अपना एक ज़हन है, तो ये आप हजरात ने इसका फ़ैसला करना है, कौम ने फ़ैसला करना है। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि अभी जो ये शेख रशीद भी कह रहा है कि 2 मुस्लिम लीग नून हो गई हैं, एक मरियम नवाज़ की, एक शहबाज शरीफ की, क्या आप इसे इत्तेफाक करते हैं? जी, वो ऐसा ही है, नून लीग के अंदर अब ऐसे ही धड़े बन गए हैं। जी, बात ये है कि ये शेख साहब ही बता सकते हैं, वो पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं, वो नून में काफ़ी अरसा मियाँ साहब के साथ रहे हैं, बहुत अरसा, तो ये वो ही बेहतर तौर पे रोशनी डाल सकते हैं। आपके ख्याल में ऐसा नहीं है? मैं वसूख से नहीं कह सकता जी। अच्छा मलिक साहब, अभी आपने ये फरमाया, आपने बड़ा तफसील से शुहदा की बात की, जी, मुल्क की सरहदों की बात की,
तो जिस तरह से हमारी फौज कुर्बानी दे रही है, ये आपने फरमाया जी, कि बिल्कुल। बड़ी कुर्बानी है, उनकी कुर्बानी की वजह से हम भी पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल, बैठे हैं। इसमें कोई शक तो ये वाली जो बात लंदन नहीं। से बैठ के या जो जलसों के अंदर जिस तरह से बाई नेम हमारे जनरल को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, क्या इससे अवाम में क्या असर जाएगा? वो आप भी अवाम से हैं, मैं भी अवाम से हूँ। पहले आपका ताल्लुक भी मेरा भी इस मुल्क से है, इस धरती से है। ये जो प्रोफेशंस हैं, कोई मीडिया में आ गए, कोई फ़ौज में चले गए, कोई जज बन गए, ये तो बात की बात है। बुनियादी तौर पे ये धरती, मैंने पहले अर्ज़ की है कि मुकम्मल नहीं हो सकती इस वक्त ऐसे बयानिए से, जो भी कोई दे रहा है। मलिक साहब, ये वो मुल्क है जिस मुल्क के अंदर मेरी तकरीबन 62 उम्र है, मैंने कभी फ़ौज के बारे में पब्लिक के अंदर बात नहीं सुनी थी। इतना मजबूत और इतना काबिल एहतराम अदारा था, लेकिन अब ये बात एक रेडी वाला भी करना शुरू हो गया। लेकिन इसकी वजह तो हमारे सियासतदान है ना। जी, इसके ऊपर बिल्कुल। भी कोई रोशनी फरमाए साहब। जी, मैं क्या रोशनी इसके ऊपर अपनी रोशनी डालूँगा। ये कोई भी बाशऊर इंसान शायद इसकी तायद ना करे। अगर हम, मैंने पहले अर्ज़ की आपसे कि अगर हम ही अपने इदारों को अपनी तनकीद का निशाना बनाएंगे, और वो भी आर्म फोर्सेस को और बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी को, तो मेरे ख़्याल में वो हम इस कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ, इस धरती के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मलिक साहब, मेजर इख्तियार सादिक साहब जो हैं, यकीनन आपके दोस्त भी हैं, आपका उनके साथ अच्छा तल्लुक भी है। उन्होंने अभी चंद दिन पहले एक स्टेटमेंट दी है कि डिस्ट्रिक्ट अटक के अंदर जो सरकारी अदारे हैं उनके अंदर करप्शन इंतहा को है। उनका कहना है कि गला मची हुई है। तो ज़ाहिर है आपका भी एक इसके अंदर अमल दखल है, तो आप क्या फरमाएंगे इसके ऊपर? तो जी। आपके नोटिस में भी ऐसी बात आई है? जी, पहली बात तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि मेजर इख्तियार सादिक साहब, आपको किसने कहा कि मेरे दोस्त हैं? या हाँ, वो भी एक ज़माने में फ़ौज में थे और मैं भी फ़ौज में रहा हूँ। गाय बगाए कहीं अभी भी शादियों गमियों पे मुलाकात हो जाती है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जी हमारा कोई बड़ा गहरा आपस में ताल्लुक़ है। इलाके की तौर इलाकाई सतह पे जैसे मैं बाकियों को जानता हूँ, उनको भी जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, मेरे ख़ानदान को जानते हैं, मैं उनके ख़ानदान को जानता हूँ। रहा मसला करप्शन का, करप्शन मैं थोड़ी सी इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने बजा कहा और बड़ी मैं कहूँगा कि बड़ी मुनासिब बात है कि आपने इसकी निशानदेही की। करप्शन बदकिस्मती से इस वक्त है, और वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अटक तक महदूद नहीं है, वो तकरीबन हर शहर में, हर सतह के ऊपर वो मौजूद है। करप्शन हर दौर में रही है, लेकिन अब मैं समझता हूँ, मुझे खुद महसूस होता है कि अब जिस सतह के ऊपर करप्शन पहुँच गई है, इसको हुकूमत वक्त को चाहिए, हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इसका तदारक करें। हमारी सिर्फ एक करप्शन नहीं है, फिर और हमारे बहुत से मसाइल हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, आपकी महंगाई जो है वो अरूज पे है। तो आपके जो ऐसे इदारे, या मिसाल के तौर पे आप एग्रीकल्चर सेक्टर को ही ले लें, ज़राअत को आप ले लें, वो ये भी ज़हन में रखें कि सबसे बुरी तरह जो मुतासर हो रहा है जो तबका, वो ज़िम्मेदारों का है, क्योंकि ना खाद मिल रही है, और मिलती है तो वो एक किसान के बस में नहीं है, उसकी रीच से बाहर है। और इसी तरह बाकी जो इजलास हैं वो एक किसान की रीच से बाहर हैं, यहाँ तक कि बीज भी शायद इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, और जो है उसकी प्राइसेस इतनी हैं कि वो एक काश्तकार, एक किसान वो शायद इस वक्त न बोझ उसका बर्दाश्त कर सके। मलिक साहब, जो इस वक्त पीडीएम का बयानिया है, क्या जी। ये मुल्क दुश्मन ताकतों का बयानिया नहीं है? जी, वो तो उसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं? हम तो आपसे पूछना चाहते हैं। जी, अनफॉर्चुनेटली देखें, बात यह है कि मैं तनकीद को अवॉइड कर रहा हूँ। तनकीद इसलिए नहीं कर रहा कि हम लोग एक यहाँ बदकिस्मती से रुझान बन गया है
हमारे वतीरा बन गए कि हम तनकीद इतनी करते हैं कि सुलझने का मौका ही नहीं देते। तो जो बयानी की आप पीडीएम की बात कर रहे हैं, आप कोई ख़ास बयानिया है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? मुझसे नवाज शरीफ का बयान ले लें, मरियम का बयान ले लें, मौलाना फजल रहमान साहब का बयान ले लें, सब आप देखें वो सारे के सारे अदारों पे तनकीद और ख़ास तौर पे फौज पे वो तो मैं बातें कर चुका हूँ ना जी, उसके ऊपर तो मैं बात कर चुका हूँ, उसके ऊपर तो मैं बात। अच्छा सर, आपसे एक सवाल है कि सर हमारे ज़िला अटक में भी कुछ ऐसे अफसरान मौजूद हैं सीटों पे जो नून लीग के भी अहदेदार आप भी हैं, कोई भी ऐसे वजीर हैं जो उनके पास भी आते थे तो अपनी देखिए ना सीटें संभाल एक सेकंड और अभी तहरीक इंसाफ के घरों में भी चक्कर लगा के उन्होंने सीटें संभाली। इसकी क्या वजह सर? इसकी वजह तो मेरे ख्याल में आपको पता होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सरकारी मुलाजिम जो भी है वो किसी का ज़ाती मुलाजिम नहीं है, वो सरकार का मुलाजिम है, वो आंसरेबल है गवर्नमेंट को। जो यहाँ बैठे हुए 3 साल बाद तबादला होता है जी, तबादला होता है, बिल्कुल होता है और होना चाहिए। अगर जिनका नहीं होता, मैं कहूँगा कि जिनका नहीं होता उनका होना चाहिए, और उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। वो एक तो बाकायदा रूल्स में है कि 3 साल के बाद जी मियां साहब ने भी फौज के खिलाफ बातें की, फिर अयाज साहब सब की बात आई। क्या मलिक इकबाल साहब और उसके जो ग्रुप हैं, क्या वो अगर इस तरह की ये हालात रही फौज के खिलाफ बाल बाल बयानबाजी करना तो वो उसके साथ रहेंगे कि नहीं? मलिक इकबाल साहब उसका ग्रुप जी, अगर फ़ौज को कोई भी तनकीद का निशाना बनाएगा तो हमारा साथ चलना फिर मुश्किल है। और अगर मैं ये भी वजाहत कर दूँ, मिसाल के तौर पे मैं दोहरा रहा हूँ, अगर मैं चलना चाहूँ भी मेरी आवाम नहीं साथ में, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ मोहतरम अपनी कौम है, अपना मुल्क है, हमारे इदारे हैं, और जिसमें पाक फ़ौज है। मैं पाक फ़ौज में ख़ुद सर्व करके आया हूँ, 13 नंबर रसाले में मैंने सर्विस की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी फ़ौज पे फ़ख्र भी है और मान भी है। थैंक यू सर, शुक्रिया जी। तो आखिर में मैं आपसे खाने का